नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरोड़ा स्टेनो क्लासेस में। और आज की जो अपने डिक्टेशन की गति रहेगी वो रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह सही है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ चुकी है, इसलिए राज्य सरकारों ने पाबंदियों में ढील देनी भी शुरू की है। लॉकडाउन देश भर में केवल नाम भर रह गया है। अधिक से अधिक रियायतें दी जा रही हैं। लोग भी सड़क, बाजार, हाट, सार्वजनिक जगहों पर उमड़ रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि देश से कोरोना अभी गया नहीं है। कोविड-19 वायरस अभी भी मौजूद है और पहले से खतरनाक म्यूटेंट में है। अभी दूसरी लहर में हमने देखा कि तेज़ी से लोगों की जान गई। अभी देश में केवल 26 करोड़ लोगों को ही टीके की पहली डोज लगी है। इनमें से आधे को ही दूसरी डोज भी लगी है। जब तक 70% लोगों को टीके नहीं लगेंगे तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनेगी। हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने तक कोविड वायरस के संक्रमण का खतरा बना रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाज़ारों में लोगों के बिना कोविड सुरक्षा के हुजूम को देखकर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है कि अगर हम सार्वजनिक जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। दिल्ली में आम लोगों की ओर से मास्क का इस्तेमाल नहीं किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने साथ ही यह टिप्पणी भी की है कि हम कोरोना की तीसरी लहर से ज़्यादा दूर नहीं हैं। यदि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आगाह किया कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि यह वायरस अभी मौजूद है और इसके स्वरूप बदलने की संभावना बनी हुई है। इस बीच कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अलर्ट जारी किया है कि कोरोना की तीसरी लहर भारत में अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है। दुनिया भर के 40 स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, वायरोलॉजिस्ट, महामारी वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के 3 से 17 जून के स्पेन सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में टीकाकरण में एक महत्वपूर्ण तेजी आना तीसरी लहर के प्रकोप को थोड़ा कम कर देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जरूर कहा है कि तीसरी लहर में बच्चे अधिक प्रभावित नहीं होंगे। इससे पहले सरकार के एक सेक्शन से कहा गया था कि तीसरी लहर में बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। बाद में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया इसे सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद से सरकार की ओर से लगातार कहा गया कि तीसरी लहर में बच्चे अधिक प्रभावित नहीं होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन एम्स के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में सेरो पॉजिटिविटी लगभग बराबर है। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में सेरो पॉजिटिविटी दर 67% है, 59% है। इसका मतलब है कि तीसरी लहर में बच्चों को अधिक खतरा नहीं है, लेकिन वयस्कों को खतरा पहले की तरह रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें। देश जब तक कोरोना मुक्त नहीं होता तब तक हमें कोविड प्रोटोकॉल के सभी मानकों, मास्क, सैनिटाइजर आदि के प्रयोग करते रहने पड़ेंगे। कोविड वायरस संक्रमण से अगर हमें बचे रहना है तो 2 गज की दूरी का पालन हमें करते रहना होगा। हमें भीड़ का हिस्सा बनने से बचना होगा। इन सबके बीच हमें स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित
प्रदेशों से आग्रह किया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए तेजी से कदम उठाएं। सरकार के साथ जनता को भी अपने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। बड़े लोगों के बड़े खेल होते हैं। कभी कभी आदमी बड़ा बनने के चक्कर में इतना मशगूल हो जाता है कि फिर वह आदमियत खो बैठता है। आज के दौर में आदमी की आदमियत को धन की तराजू पर तोला जाता है। यदि आदमी के पास कुछ नहीं है तो समझ लीजिए कि उस आदमी का आदमी होना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। दरअसल बीते दौर में व्यापार व्यवसाय की दुनिया के सिरमौर बड़े आदमी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान दौर में बड़ी बड़ी बैंकों से लोन लेकर चूना लगाने की व्यावसायिक दक्षता के आधार पर आदमी के बड़े आदमी बन जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ करता है। कहीं कहीं तो दिवालिया होने पर उसके बड़े होने को लेकर सवालिया निशान का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बड़ा आदमी बनने के लिए आम आदमी का रक्त चूसना होता है, यानी कि बिना रक्त पिपासु बने पावर नहीं आता। हर एक आदमी में एक खास आदमी हुआ करता है। यही खास आदमी जब आदमी नहीं रहता तब उसमें बड़े आदमी के लक्षण प्रकट होने लगा करते हैं। तमाम बड़े खास आदमी आम आदमी के बीच से ही निकलकर आया करते हैं। कभी कभी आम से खास बना आदमी अपना इतिहास भी भूल जाता है। एक बार बड़ा आदमी बन जाने पर और बड़ा आदमी बनने की धुन में नैतिक अनैतिक के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। बड़े से बड़ा आदमी और अधिक बड़ा होने की कोशिश में छोटी सोच का बड़ा आदमी सिद्ध होने लगता है। राजनीति में भी हर आदमी बड़ा बनने के चक्कर में चक्करगिनी हुआ जा रहा है। राजनीति में प्रत्येक आदमी का पद एवं कद अलग अलग हुआ करता है। इसी आधार पर उसकी अर्थोपार्जन क्षमता निर्धारित होती है। जब कभी हम सत्ता के गठन की प्रक्रिया से दो चार होते हैं तब समझ जाते हैं कि मलाईदार पद पर किसे विराजित किया गया है। मीडिया भी अपने पाठकों एवं दर्शकों को यह खबर प्रमुखता से देता है कि कौन कौन मलाईदार पद के तारणहार बने हुए हैं। राजनीतिक सौदेबाजी भी मलाई पर दाम मारने की दृष्टि से की जाती है। यही नहीं अपितु आदमी में जो आम आदमी के अतिरिक्त कुछ विशेष गुण होते हैं उसके आधार पर भी आदमी का बड़ा आदमी बन जाना संभव होता है। जैसे चाणक्य ने तो 4 सूत्र बताए थे, लेकिन अब तो 24 नीतियों का इजाद हो गया है। विभिन्न विधाओं में पारंगत शख्सियत जब लोकप्रियता के शिखर पर विराजित हो जाती है तब उसके बड़े आदमी बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। बड़ा आदमी बनने के लिए आदमी में बड़प्पन का होना आज के ज़माने में कोई अर्थ नहीं रखता। जो जितना अपने ज्ञान कौशल का परिचय दे सकता है उसी के अनुसार उसकी कला का मान सम्मान भी धन की तराजू पर निर्धारित हो जाता है। व्यापार व्यवसाय या राजनीति की दुनिया के बड़े बड़े बाजीगर या यूं कहूँ जादूगर जब अपना कर्तव्य दिखाते हैं तब एक प्रकार से उनके बड़े आदमी बनने की प्रक्रिया गति पकड़ लिया करती है। विराम। स्टॉप।